नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दून गोलीकांड में मारे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी का अंतिम संस्कार। सीएम धामी आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं बचेगा कोई आरोपी। कांग्रेस में गुटबाजी का शोर। हरीश रावत के सियासी ब्रेक पर घमासान। करीबी की नो एंट्री से हरदा है नाराज, हरक ने किया इनकार। बनभूलपुरा में पीएम आवास योजना कैंप का आखिरी दिन। तकरीबन 7,000 लोगों ने किया आवेदन। प्रभावितों को नए बसेरे की उम्मीद। योगनगरी ऋषिकेश को मिली बड़ी सौगात। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बाईपास का होगा निर्माण। केंद्र से मिली हरी झंडी। और खबरों की शुरुआत दून गोलीकांड में निर्दोष मारे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की खबर के साथ। बुधवार को राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के आवास पहुंचकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान सीएम धामी ने परिजनों से मुलाकात की और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने घटना में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने प्रदेश की जनता की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन प्रहार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जब से 15 दिनों का सियासी ब्रेक लिया है, तब से ही राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की गुटबाजी का शोर शुरू हो गया है। जहां हरदा इसे ब्रेक का नाम दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के ही नेता इसे हरदा की नाराजगी बता रहे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद कांग्रेस में फिर से गुटबाजी और अंदरूनी सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। हरदा के सियासी ब्रेक से गरमाया माहौल। कांग्रेस पे फिर दिखी गुटबाजी। हरदा नाराज या पार्टी में पक रहा कुछ खास। 27 से पहले कांग्रेस अंदरूनी सियासत का शिकार। उत्तराखंड कांग्रेस ने हाल ही में देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें मंच पर खड़े होकर कांग्रेस के सभी नेता एक दूसरे का हाथ थामे एकजुटता का संदेश देते नजर आए थे। इस बात को ज्यादा दिन बीते नहीं कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच गई, जिस स्थिति में रहकर पार्टी को हार का सामना करना पड़ता रहा है। दरअसल कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी और अंदरूनी सियासत का शिकार हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जब से 15 दिन का सियासी ब्रेक लिया है, तब से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। जहां हरदा इसे एक मामूली ब्रेक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता इस ब्रेक को हरदा की नाराजगी बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हरीश रावत नाराज हैं और हाईकमान को इसमें हस्तक्षेप कर उनकी नाराजगी को दूर करना चाहिए। लेकिन उसी ज्वाइनिंग में हरीश रावत जी ने संजय नेगी का नाम भी सुझाया था, जो रामनगर से हैं, निर्दलीय हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। और जब चुनाव लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट ले आते हैं। निर्दलीय के रूप में 15 से 20 हज़ार वोट वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है। तो उनको ज्वाइन कराने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने जब कहा, तो सभी ने उसको नकार दिया। उस बैठक में हमारे प्रदेश की माननीय प्रभारी जी भी थी और वरिष्ठ लोग तो थे ही। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो अब वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तब से उनकी गतिविधियाँ कुछ अलग अलग किस्म की हो रही हैं। कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। माननीय गोविंद कुंजवाल जी को शायद पूरी जानकारी नहीं रही होगी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और कोई ऐसा विषय भी नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं मालूम कि माननीय बड़े भाई हरीश रावत जी ने क्या सोच के 15 दिन के लिए वनवास लिया राजनीति से, लेकिन वो मुद्दा नहीं था। कल भी मेरी संजय नेगी से बहुत देर मेरी बात हुई फ़ोन पर, परसों भी हुई। माननीय हरीश रावत जी ने जब माननीय हमारी शैलजा जी ने, हमारी परिवारी ने एक लिस्ट पढ़ी हमारी कमेटी के सामने कि भाई इन लोगों के नामों पर सहमति बन गई है, पार्टी आज्ञामान की स्वीकृति मिल चुकी है ज्वाइनिंग को लेकर।
तो माने हरीश राव जी ने कहा कि संजय नेगी जी, उन्होंने शैलजा जी ने ये कहा और किसी ने भी विरोध नहीं किया। शैलजा जी ने ये कहा क्योंकि ये नाम आपने आज हमारे संज्ञान में लाए हैं, इसके दूसरे चरण पे इस पर फिर विचार विमर्श करके और दूसरे चरण में इस पर बातचीत करेंगे। 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई पूर्व विधायक और बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन थामा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, वो था संजय नेगी का। माना जा रहा है कि अंतिम समय में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक इस फैसले के पीछे पार्टी के भीतर सहमति न बन पाना मुख्य कारण रहा। माना जा रहा है कि संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं होने से हरदा नाराज हुए, जिसे सार्वजनिक न करते हुए उन्होंने इसे सियासत से छोटा सा ब्रेक करार दिया। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ये सियासी ब्रेक नहीं, बल्कि हरदा अपनी पीड़ा छुपाने के लिए इसे अवकाश करार दे रहे हैं। मनपसंद व्यक्ति को कांग्रेस में शामिल न करा पाने को लेकर हरदा की ये नाराजगी है, जिससे साफ है कि कांग्रेस एक बार फिर अंदरूनी सियासत से जूझती नजर आ रही है, जो 2027 के लिए पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की आयोजित आभार रैली को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है और नगर निकाय कर्मचारियों का योगदान विशेष रूप से अहम है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 प्रतिदिन करना और चारधाम क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय देने जैसे निर्णय शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हम स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निरंतर उनका लाभ पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है। साथियों, मैं विशेष रूप से हमारे स्थायी निकायों में दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्स और मोहल्ला स्वच्छता समितियों के माध्यम से कार्यरत पर्यावरण मित्रों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे शहरों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता और उसकी गरिमा को बनाए रखने में जुटे रहते हैं। हमारी सरकार द्वारा उनके मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया गया। रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अपनी प्राथमिकताओं की गिनती करवाई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में विकास कार्यों को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में विकास की बयार बहे, ये बीजेपी सरकार का मकसद है। रुड़की में हमारे अनेक प्रकार के कार्यक्रम संगठनात्मक चल रहे हैं। मुझे उसमें हमारे एक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज आना था, तो उस दूसरा एक अन्य कार्यक्रम में तो इस रूप में मुझे रुड़की आना हुआ है। तो रुड़की आने पर भाई चिरप जी के कार्यालय पर आया हूँ। आपने बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया, इसके लिए चिरप जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे और सीएम धामी के बीच की तकरार एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। दरअसल विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि उन्हें सीएम धामी के मंगलवार के कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन वो फिर भी सीएम धामी का स्वागत करते हैं। उन्होंने 2027 में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सीएम सिर्फ एक पद है, चुनाव पार्टी की विचारधारा पर होता है। योग नगरी ऋषिकेश को बड़ी सौगात मिली है। अब ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि ऋषिकेश बाईपास का निर्माण होने वाला है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 4 लेन वाला ऋषिकेश बाईपास बन जाने से आपका सफर और आसान हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। योग नगरी ऋषिकेश को जाम से राहत, 4 लेन बाईपास का निर्माण, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, लोगों का सफर होगा आसान। उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योग नगरी ऋषिकेश को बड़ी सौगात मिली है। अब ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि 4 लेन बाईपास का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1105.79 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है।
इस बाईपास के बन जाने से आम जनता को कितनी सहूलियत मिलेगी, आप समझिए। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर टीन पानी फ्लाईओवर से खरासोटे पुल तक विकसित की जाएगी। करीब 12.67 किलोमीटर लंबा ये बाईपास भट्टोवाला और ढालवाला गांव से होकर गुजरेगा। इसे ईपीसी मोड पर तैयार किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा हो सके। इस परियोजना के पूरा होने के बाद ऋषिकेश में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। खास तौर पर शहर में लगने वाले लंबे जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय निवासियों के साथ साथ यात्रियों को भी सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। बाईपास बनने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने इस परियोजना को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। खास बात ये है कि काम के दौरान लागत या समय बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के जरिए पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। शुरुआत में इस परियोजना की लागत 1151.18 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 1139.40 करोड़ किया गया। अंत में 1105.79 करोड़ रुपए की अंतिम स्वीकृति दी गई। बता दें कि उत्तराखंड की धामित सरकार लगातार प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए काम कर रही है। ये परियोजना भी इसी का हिस्सा है। अब लोगों को इंतजार है ऋषिकेश बाईपास का, जिससे आम जनता का सफर सरल और सुरक्षित हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगाया गया पीएम आवास योजना कैंप का आखिरी दिन था। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को जमा नहीं करवाया है, उनके पास 4 अप्रैल तक का वक्त है। बता दें कि आवेदक नगर निगम में फॉर्म जमा करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च से 1 अप्रैल तक लगे इस कैंप में 6,900 लोगों ने आवेदन भरे हैं, जबकि टीम ने 8,000 फॉर्म बांटे हैं। बता दें कि कैंप को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निगरानी में चलाया गया। देखिए, आप सबको पता है कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी वर्ष भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर ये कार्रवाई शुरू की गई और 19 तारीख के बाद से लगातार, मतलब 20 तारीख से लगातार हम लोग ये कैंप आयोजित कर रहे हैं प्रतिदिन। और 31 तारीख तक ये कैंप होना था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हमने एक दिन और एक्सटेंड किया था आज के लिए। तो अभी तक जो टोटल फॉर्म हमें प्राप्त हुए हैं वो 6,900 के आसपास फॉर्म हमें मिल चुके हैं और 8,000 कुछ फॉर्म बटे हैं। वो ज़्यादा फॉर्म बटने की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि कई लोगों के फॉर्म गलत हो गए थे जो दोबारा फॉर्म लेके गए हैं। तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है और मुझे ये लग रहा है, आज हमने सारे स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों की संख्या अत्यंत कम है। जो लोग, अगर कोई आ भी रहा है एक आध लोग, तो उनके फॉर्म लेके हम तुरंत वहीं भरवा के जमा कर दे रहे हैं। काशीपुर शहर अब गंदगी का अंबार बनता जा रहा है और इसके पीछे का कारण कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सड़क पर कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कूड़ा गाड़ी भी आती है, लेकिन फिर भी सड़क पर कूड़ा फेंकना मानो लोगों की आदत बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। काशीपुर बन रहा कूड़े का अड्डा। सड़क, गली, चौराहा कूड़े से नहीं अछूता। यहाँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी फेल, आम जनता ही कर रही खेल। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, सरकार का ये स्लोगन आप भी जगह जगह पढ़ते या देखते होंगे, लेकिन क्या आप इस स्लोगन पर अमल करते हैं? काशीपुर की जनता भी सरकार के इस इरादे को सफल होता नहीं देखना चाहती है। तभी तो देखिए ना, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए कचरा गाड़ी आती है, पर शायद लोगों को सड़कों पर गंदगी फैलाना ज्यादा अच्छा लगता है। काशीपुर की जनता शहर को जब तक कूड़े का अंबार न बना दे तब तक बाज नहीं आने वाली है। शहर में नगर निगम की गाड़ियां दरवाजे तक दस्तक दे रही हैं, लेकिन लोग चंद कदम चलकर कचरा गाड़ी तक पहुंचने के बजाय सड़कों को ही गंदा करना अपनी शान समझते हैं। शहर के हर वार्ड और हर नुक्कड़ पर लगी गंदगी के पहाड़ नगर निगम की नाकामी से ज्यादा यहाँ की जनता की सोच बताती है। कूड़े के इन ढेरों से उठती बदबू, पनपते कीड़े मकोड़े और फैलती बीमारियां किसी और की नहीं बल्कि खुद आपकी फैलाई हुई मौत का सामान है। हद तो तब हो जाती है जब इन कचरे के ढेरों पर आवारा पशुओं का कब्जा हो जाता है। खाने की तलाश में ये जानवर न केवल गंदगी को पूरी सड़क पर फैला देते हैं, बल्कि राहगीरों पर काल बनकर टूटते हैं। मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर होते ये आक्रामक हमले क्या जनता की बंद आंखों को खोलने के लिए काफी नहीं है? शहर की सड़क हो, गली हो या फिर चौराहा, हर जगह कूड़ा बिखरा पड़ा दिखाई देता है।
इस शर्मनाक स्थिति पर नगर आयुक्त रविंद्र बिष्ट का पक्ष भी सुन लीजिए, जो सिविक सेंस के नाम पर जनता को सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे। उनका कहना है, हम नुक्कड़ नाटक और ब्रांड एम्बेसडर के जरिए जागरूकता फैला रहे, लेकिन समाज में सिविक सेंस आने में वक्त लगता है। हमारी डोर टू डोर गाड़ियां और 5-6 तरह के डस्टबिन उपलब्ध हैं। फिर भी जो लोग सड़कों पर थोक में कूड़ा फेंक रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम और भी कठोर कदम उठाएंगे। देखिए, नगर निगम लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा। इसमें आईसी एक्टिविटी के थ्रू हमारे द्वारा कई बार नुक्कड़ नाटक किए गए हैं और स्कूलों को भी अप्रोच किया गया, ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए हैं जो कि लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई कूड़ा रास्ते में ना फेंके, रोड के किनारे ना फेंके। हमारी गाड़ी डोर टू डोर लाती है और वहाँ पर डस्टबिन भी हैं, 6 तरह के हमने डस्टबिन लगा रखे हैं गाड़ी में भी। तो जो लोग जो रास्ते में कूड़ा फेंकते हैं उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, सिविक सेंस डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब जागरूकता बढ़ेगी तो ये सब ठीक है। स्थिति नहीं सुधरी तो कठोर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन सिर्फ जागरूकता के नाम पर सबे काट रहा है? क्या चंद रुपयों का चालान इन लापरवाह लोगों के लिए मजाक नहीं है? अगर प्रशासन ने इन गंदगी के शौकीनों पर कानूनी हंटर नहीं चलाया और जनता ने अपनी आदतों को नहीं बदला तो याद रखिए, काशीपुर की पहचान सिर्फ कूड़े के ढेर से होगी। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। हल्द्वानी में वन विभाग की एसओजी टीम ने सागौन से भरी एक पिकअप को जब्त किया है। वहीं चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि शुरुआती जांच में इस पूरे मामले में वन कर्मियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। एसओजी ने फरार चालक की तलाश तेज कर दी है और तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। डीएफओ हिमांशु बागरी ने कहा कि यदि विभागीय लोगों की मिलीभगत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रुड़की के मुंडलाना गांव में संयुक्त चेकिंग के लिए पहुंची विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी की। दरअसल टीम गांव में बिजली चोरी की जांच और बकाया वसूली के लिए पहुंची थी, जहां उसने एक शख्स को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। वहीं जांच में पता चला कि आरोपी पर 30,093 रुपए का पुराना बिल बकाया है। ऐसे में जब उसका कनेक्शन काटा जाने लगा तो आसपास के लोगों ने घेर लिया और अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर उन्हें गाँव में दोबारा न आने की धमकी दी। हमारा ये उद्देश्य है कि जानकारी देना कि ग्राम मुंडलाना में जो 28/3 को विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो उसमें उपभोक्ता जो थे जिनके घर चोरी चल रही थी उस पर जब कार्रवाई की गई, विद्युत बिल का बकाया भी था, तो उसके बाद अन्य जब उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जा रही थी गाँव में जाके तो उस दौरान वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने काफ़ी अभद्रता, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी इस तरीके की, यहाँ तक कि हमारी जो महिला जेई हैं, महिला भी हैं, जेई भी हैं, उनका हाथ पकड़ के खींचा गया, धमकियाँ दी गई तमाम तरह की। और उसके बाद किसी तरीके से जब वहाँ से आया गया तो उसके बाद हमने तहरीर दी है। ये जो भुगतान आदेश, इनकी पहले भी विद्युत चोरी में मुकदमा दर्ज हो चुका है। दिनेशपुर में भी विद्युत विभाग की कार्रवाई से बकायेदार उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में पहुंची टीम ने 10,000 से ज्यादा का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काट दिए। वहीं इस कार्रवाई को लेकर जेई मेहताब अली ने बताया कि विभाग के चेतावनी के बाद भी जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा नहीं किया उन पर एक्शन लिया गया है। को लेके कैंप लगा रखा था, कुछ लोगों के दुकानों के बिल बच गए थे, तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं। अगर जमा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन काट दे रहे हैं। अब लोगों ने बिल जमा कर दिया, 1 करोड़ के ऊपर हमारा दिनेशपुर में जमा हो गया, पर अभी भी काफी लोगों का बचा हुआ है। जो लोग जमा नहीं करेंगे उनके लिए क्या संदेश? कनेक्शन हैंड टू हैंड काट दे रहे हैं, सीधे साथ में, लाइनमैन साथ में है, मीटर रीडर साथ में है। अगर किसी को बिल नहीं मिल रहा तो हैंड टू हैंड बिल निकलवा दे रहे हैं, कोई जमा नहीं कर रहा तो सीधे लगा के कनेक्शन कटवा दे रहे हैं। शक्ति फॉर में बढ़ते नशे के खिलाफ महिलाएं एकजुट हुई हैं। नाराज महिलाओं ने बैकुंठपुर चौकी पहुंचकर इंचार्ज ललित चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में स्मैक और कच्ची शराब का कारोबार बढ़ रहा है। युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं, इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि महिलाओं ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और वार्ड वाइज एक एक करके चिन्हित किया गया कि किस वार्ड में कितने लोग नशा करते हैं, कौन कौन लोग हैं, किस किस तरीके का नशा करते हैं। तो मुझे आशा है कोतवाल के साहब के ऊपर कि उन्होंने हर महीने, जैसे पिछले महीने किया था, इस महीने भी किया है,
एक एक वार्ड का नोट किया हुआ है। मैं महिला जो हमारी शक्ति है, मातृशक्ति है, इनसे आग्रह करूंगा कि जो भी नशा कर रहे हैं कृपया उनका एक डिटेल बना के मुझे दे दे या पुलिस चौकी में दे दे। आश्वासन तो पहले भी दिया गया है, अभी भी दे रहा है। अब नतीजा कहाँ पहुँचेंगे मुझे कुछ पता नहीं। कहते कुछ और है लोग, करते कुछ और है। तो हमारे जो महिला समिति की टीम है, सबकी कहना है नशा के खिलाफ आवाज उठाना है, नशा रोक दिया जाए, यही हमें आशा रहेगा हमेशा के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। दून गोलीकांड में मारे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी का अंतिम संस्कार, सीएम धामी ने आवास पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, नहीं बचेगा कोई आरोपी। कांग्रेस में गुटबाजी का शोर, हरीश रावत के सियासी ब्रेक पर घमासान, करीबी की नो एंट्री से हरदा है नाराज, हरक ने किया इनकार। बनभूलपुरा में पीएम आवास योजना कैंप का आखिरी दिन, तकरीबन 7,000 लोगों ने किया आवेदन, प्रभावितों को नए बसेरे की उम्मीद। योगनगरी ऋषिकेश को मिली बड़ी सौगात, ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बाईपास का होगा निर्माण, केंद्र से मिली हरी झंडी।